हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फ्रॉम सेक्शन 37 से लेकर के 45 तक बहुत ही अच्छे तरीके से। आज के लेक्चर में भी हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उन परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें टाइम और प्लेस मेंशन होता है। टाइम और प्लेस के बारे में बताया गया है। उन परफॉर्मेंस के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 55 तक बताया गया है। सेक्शन 46 कहता है टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। उन परफॉर्मेंस का प्रॉमिस का परफॉर्मेंस, उन प्रॉमिसेस का परफॉर्मेंस जहाँ पे टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है और ना ही एप्लीकेशन है कि कब उसको अप्लाई करना है, उसका कब परफॉर्मेंस करना है, ना तो ये पता है, ना ही समय पता है, ना ही किस जगह पे परफॉर्मेंस करना है ये पता है। कुछ भी नहीं बताया गया है उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से किया जाएगा। ये सेक्शन 46 कहता है वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया गया है एंड नो टाइम फॉर द परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, ना ही समय बताया गया है। एप्लीकेशन मतलब कि कब उस प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करना है, उस प्रॉमिस को किस तरीके से परफॉर्म करना है इस बारे में नहीं बताया गया है। किस तरीके से अप्लाई करना है ये नहीं बताया गया है, इसी कहते हैं एप्लीकेशन। ना ही समय बताया गया है। परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन द रीजनेबल टाइम। तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, समय, परफॉर्मेंस का तरीका, जगह, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है, परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताया गया है, तो इन केसेस में सेक्शन 46 कहता है कि रीजनेबल तरीके से, रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल जगह पे उसका परफॉर्मेंस किया जाएगा। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल तरीके से रीजनेबल जगह में उसको परफॉर्मेंस किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई ये कहता है कि आपको कल हमारे घर में 1 किलो चीनी लेके पहुंचाना है। अगर कोई ये कहता है कि आपको कल मेरे घर में 1 किलो चीनी पहुंचाना है, तो देखिए आपको किस मैनर में पहुंचाना है ये भी नहीं बताया गया कि आपको जूट के बोरे में लेके आना है या प्लास्टिक में लेके आना है। आपको कल लेके आना है तो कल का टाइम भी नहीं बताया गया। टाइम भी नहीं बताया गया कि कितना टाइम पे पहुंचाना है और घर के किस हिस्से में लेके पहुंचाना है। घर के का आपके मान लेते हैं बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ा घर है, तो कौन से हिस्से में पहुंचाना है। आपको कल मेरे यहाँ पहुंचाना है तो ये भी नहीं बताया गया कि दुकान पे पहुंचाना है या घर पे पहुंचाना है। तो इस केस में जो रीजनेबल होगा तरीका, उस तरीके से पहुंचाया जाएगा। जैसे कि अगर चीनी को हम जूट के बोरे में या प्लास्टिक में लेके जाएं तो ये तो रीजनेबल माना जाएगा कि हाँ प्लास्टिक में लेके गए थे। फिर उसके बाद टाइम, अब रात के 12 बजे तो किसी घर पे जाएंगे नहीं चीनी पहुंचाने हम, उसे टाइम पे पहुंचाना पड़ेगा। उस समय पे जो रीजनेबल समय हो, सुबह दोपहर शाम तक ही पहुंचाएंगे, रात में तो 12 बजे नहीं जाएंगे पहुंचाने के लिए। तो रीजनेबल टाइम होना चाहिए उसको परफॉर्म करने का और रीजनेबल जगह होना चाहिए। जैसे कि अब राह चलते अगर वो सड़क पे जा रहा है तो आपने बोला था कि हमें चीनी पहुंचाना है, तो हम आपको सड़क पे थमा दें उसे, नहीं। कहाँ पे होना चाहिए, उसके घर या उसके शॉप जो भी होगा वहाँ रिजनेबल जगह पे पहुँचाया जाएगा। तो बस यही कह रहा है 46, रिजनेबल होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस। अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया है तो, नहीं बताया गया है तो। केस है हंगर फूड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्सेस हरिदास मुंद्रा का केस है। इफ कॉन्ट्रैक्ट डजंट स्पेसिफाई टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम के बारे में नहीं बताया गया है, नहीं स्पेसिफाई किया गया है, लॉ विल इम्प्लाई अंडर सेक्शन 46 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 46 के अंडर, सेक्शन 46 के अंदर उसका परफॉर्मेंस किया जाएगा जैसे कि सेक्शन 46 बता रहा है। नेक्स्ट इज सेक्शन 47। Section 47 says time and place of the performance of promise where time is specified and no application to be made. Time and place of performance of promise
में जहाँ पे टाइम तो स्पेसिफाइड है लेकिन एप्लीकेशन कैसे करना है वो स्पेसिफाई नहीं है। नो एप्लीकेशन टू बी मेड व्हेन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisee. The promisor may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed. तो ये कह रहा है अगर प्रॉमिस का डेट और टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, जैसे कि सेक्शन 47 कह रहा है व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, प्रॉमिस को परफॉर्म करना था एक दिन पर और वो दिन डिसाइडेड था कि इस दिन को प्रॉमिस परफॉर्म करना है एंड द प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। अब प्रॉमिसी ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया था, उसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया गया था। द प्रॉमिसर में परफॉर्म इट, अगर एप्लीकेशन नहीं दिया गया है तो जो प्रॉमिसर है वो उसे परफॉर्म कर सकता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। तो उसे परफॉर्म किया जाएगा प्रॉमिसर के द्वारा तब जब उसका यूजुअल आवर्स होगा बिजनेस का ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, और उस जगह पे परफॉर्म किया जाएगा एट द प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, जहाँ पे प्रॉमिस को परफॉर्म करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ऐसे जगह पे परफॉर्मेंस का होगा प्रॉमिस का। यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के उस आवर्स में होगा, जहाँ उसकी कोई दुकान है अगर तो उसकी जब दुकान खुली रहेगी तब उसका परफॉर्मेंस किया जाएगा और उस प्लेस पे किया जाएगा जहाँ पे प्लेस उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे इसका इलिस्ट्रेशन कह रहा है ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयर हाउस ऑन द 1 जनवरी। अब ए जो है वो उसने प्रॉमिस किया था कि वो गुड्स को पहुंचाएगा बी के वेयर हाउस पर। कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी को वो लाएगा और गुड्स को पहुंचाएगा बी के वेयर हाउस में। अब ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड्स टू द बीज वेयर हाउस। जो ए है वो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग टाइम जो है, वो जो प्लेस है वो तो डिसाइडेड था उसका, तो वो उस दिन पे डेट भी डिसाइडेड था, तो उस दिन पे ही लेके आता है पहुंचाने के लिए, उसके वेयर हाउस में ही लाता है गुड्स को पहुंचाने के लिए, ये इसका वेयर हाउस है, तो यहाँ पे लेके आता है गुड्स को पहुंचाने के लिए और 1 जनवरी को ही लेके आता है। बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स ऑफ फॉर क्लोजिंग इट, जब इसका जो वेयर हाउस का टाइमिंग है खुलने का, मान लेते हैं सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, 9 AM से 9 PM तक इसका वेयर हाउस के खुलने का टाइमिंग है। अब ये जो है ये लेके आता है रात के 11 बजे इसके यहाँ गुड्स पहुंचाने के लिए, और ये कहता है कि आपने तो एप्लीकेशन के बारे में बताया नहीं था, आपने तो यही बोला था कि हमें 1 जनवरी को चाहिए तो हम 11 बजे लेके आते हैं। अब जो ये 11 बजे लेके आया है पहुंचाने के लिए, यूजुअल आवर्स, इसका जो बिजनेस का यूजुअल आवर्स था वो 9 AM टू 9 PM था। अब ये रात के 11 बजे लेके आ रहा है एंड दे आर नॉट रिसिव्ड, तो उसका गुड्स जो है वो रात के 11 बजे अगर कोई लेके आएगा और दुकान जब बंद हो चुकी है, इसकी वेयर हाउस बंद हो चुका है, तो ये गुड तो लिया नहीं जाएगा, इसका गुड्स तो लिया नहीं जाएगा। ए हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस, तो यहाँ पे ए ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको उसी मैनर में परफॉर्म करना चाहिए था जैसे कि जब उसका जो बिजनेस है, बिजनेस का जो भी यूजुअल आवर्स है उस यूजुअल आवर्स में उसको पहुंचाना चाहिए था। अब ये लेट करता है, रात के 11 बजे पहुंचा रहा है, तो वो तो उसका यूजुअल आवर था नहीं। तो यही बात कह रहा है सेक्शन 47, जहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया गया है, टाइम और प्लेस के बारे में बताया गया है, तो एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा? उन यूजुअल आवर्स में, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, और उस जगह पे अगर प्लेस भी नहीं बताया गया है तो उस जगह पे परफॉर्म किया जाएगा एट प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म। नेक्स्ट है सेक्शन 48, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। When a promise is to be made, is to be performed on a certain day, and the promiser had not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for the performance at the proper place within the usual hours of the business. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये ड्यूटी है किसका? प्रॉमिसी का। प्रॉमिसी की ये ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे परफॉर्मेंस
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि आप आइए और कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करिए। कहाँ पे? एट प्रॉपर प्लेस विद इन द यूजुअल ऑफ द बिजनेस। कि जब बिजनेस का यूजुअल आवर्स हो, जैसे कि जब समय हो बिजनेस करने का, सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक, या सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, जो भी हो बिजनेस का आवर्स, उन आवर्स में आकर के अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करिए। ये ड्यूटी है प्रॉमिसी की कि वो बोले प्रॉमिसर को कि आपको इसे परफॉर्म करना है, एप्लीकेशन के लिए बोले। कौन? प्रॉमिसी की ये ड्यूटी है बोलना। जैसे कि अगर ए है और बी है, ए ने बी को बोला कल मेरे घर पे आपको ला करके चीनी देना है। ए ने बी को बोला कि आपको कल मेरे घर पे आना है और ला करके चीनी पहुंचाना है बोरे का। अब ए ने ये बात बोल दिया कल मेरे घर पे आना है, लेकिन और ये भी कहा कि आपको तब आना है जब मैं आपको कॉल करूंगा। जब मैं आपको कॉल करूंगा तब आप लेके आएंगे चीनी पहुंचाने के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के लिए क्या बोला कि मैं जब आपको कॉल करूंगा पहुंचाने के लिए। नाउ व्हेन ए कॉल बी, जब ए बी को कॉल करेगा तो ए ने एप्लीकेशन दिया बी को अगले दिन चीनी लाने का। जब ए कॉल करेगा तो यानी क्या होगा, ये ए की ड्यूटी है, यानी ए जो है मान लेते हैं अगर प्रॉमिसी है तो यहाँ पे ये इसकी ड्यूटी है कि वो एप्लीकेशन दे इसके परफॉर्मेंस का, मीन्स कॉल करे इसको कि हाँ लाओ और पहुंचाओ। तो ये ए की ड्यूटी सब मिला जुला करके 48 ये कह रहा है कि हाँ प्रॉमिसी की ड्यूटी है कि वो परफॉर्मेंस करवाए कॉन्ट्रैक्ट का ऑन अ सर्टेन डे, सर्टेन टाइम, और जो भी बिजनेस का आवर्स है उस समय। नाउ सेक्शन 49 पे हम लोग देखेंगे। सेक्शन 49 सेज प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place। अब हम लोगों ने 48 में देखा था कि ये ड्यूटी है प्रॉमिसी की कि वो अप्लाई करे प्रॉपर प्लेस और उसका प्रॉपर टाइम के बारे में। 49 में कह रहा है ये ड्यूटी है किसकी? 49 में ये ड्यूटी है प्रॉमिसर की। ये ड्यूटी है प्रॉमिसर की कि वो अप्लाई करेगा प्रॉमिसी से टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, कि आप अपॉइंट करिए भाई हमें कहाँ पे आकर के परफॉर्मेंस करना है। रीजनेबल प्लेस अपॉइंट करिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड टू परफॉर्म इट एज सच प्लेस, और उसे उसी जगह पे परफॉर्म करना रहेगा जहाँ पे प्रॉमिसी उसे बोलेगा। तो अगर कोई भी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एंड वी आर नो एप्लीकेशन टू बी मेड, नो प्लेस इज फिक्स्ड, जहाँ पे एप्लीकेशन फिक्स नहीं है, एप्लीकेशन नहीं बताया गया है, ना ही प्लेस फिक्स किया गया है परफॉर्मेंस के लिए, तो उन केसेस में ये ड्यूटी होगा प्रॉमिसर का कि वो अप्लाई करेगा प्रॉमिसी से कि प्रॉमिसी जी हमें बताइए हम किस जगह पे आकर के अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है उसे करें, किस मैनर में करें, ये पूछेगा प्रॉमिसर। और जिस मैनर में उसे प्रॉमिसी बोलेगा कि आपको इस मैनर में परफॉर्म करना है, उसी मैनर में प्रॉमिसर को परफॉर्म करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। इसका इलस्ट्रेशन है, कह रहा है ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1,000 mounts ऑफ जूट टू बी ऑन अ फिक्स्ड डे। अब ए जो है, हम यहाँ पे मान लेते हैं बी से ये कहता है ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1,000 mounts ऑफ जूट टू बी। ए कहता है कि हम आपके आपके पास आकर के पहुंचा देंगे ये जूट का बंडल, ये जो जूट का बंडल है यहाँ पे इमेज है, ये हम आपको लाके पहुंचा देंगे ऑन अ फिक्स्ड डे। एक डे भी फिक्स कर दिया गया, मान लेते हैं ये 30 दिसंबर को फिक्स किया गया। अब 30 दिसंबर को आपको ला करके पहुंचाना है। ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट अ रिजनेबल प्लेस। अब ए जो है, वो जो प्रॉमिसर है वो पूछेगा बी से, ए की जो ड्यूटी है वो है बी से पूछने की कि आप अपॉइंट करिए किस जगह पे हम लाके पहुंचाए। रिजनेबल प्लेस को फिक्स करने की ड्यूटी है, कराएगा कि आप हमको जिस जगह पे बोलेंगे उस जगह पे मैं लाके पहुंचाऊंगा फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस।
और वो उसी जगह पे डिलीवर करेगा जहाँ पे बी उसे बोला रहेगा। अपने मन से कहीं भी स्कूल जाकर डिलीवर ऐसा फेंक नहीं देगा कि हम आपने घर पे बोला था, आपने बोला था कि हमें आपको पहुँचाना है, तो हम दुकान पे नहीं, हम आपके घर पे पहुँचाएँगे। ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ पे बी बोलेगा उसको उसी जगह पे पहुँचाना होगा। जिस मैनर में बी बोलेगा उस मैनर में उसको पहुँचाना होगा। जिस टाइम पे बी बोलेगा उस टाइम पे उसे ए को पहुँचाना होगा। ये ड्यूटी है प्रॉमिसर की। सेक्शन 49 यही कह रहा था। नेक्स्ट इज सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहता है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय द प्रोमिसी। अब ये कह रहा है, जैसे कि हम लोगों ने 49 में देखा कि प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो पूछेगा प्रॉमिसी से कि आप अप्लाई कर, प्रॉमिसर जो है वो अप्लाई करेगा, प्रॉमिसी से पूछेगा कि आप अपॉइंट करिए प्लेस, परफॉर्मेंस किस मैनर में परफॉर्म करना है प्रॉमिस को। तो यहाँ 50 उसको और आगे बता रहा है, उसके आगे का स्टेप बता रहा है कि परफॉर्मेंस इन मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी जिस मैनर में कहेगा परफॉर्म करने के लिए, प्रोमिसी जिस मैनर में कहेगा परफॉर्म करने के लिए, उस प्रॉमिस को उसी मैनर में उस प्रॉमिसर को उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना रहेगा। The performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribed or sanctions. Means promisee ने जिस मैनर में भी कहा है, अगर promisee कह रहा है कि आप हमको बाई पोस्ट ला के पहुंचाइए सामान, अगर promisee कह रहा है कि नहीं हमें जूट के बैग में नहीं, हमको पॉलिथीन के बैग में चाहिए, promisee कह रहा है कि नहीं हमें दुकान पे नहीं हमारे घर पे चाहिए, तो उस प्रॉमिसर को उसी मैनर में उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 50। इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है बी ओज ए 2000 रुपीज, ए डिजायर्स बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट विथ सी अ बैंकर। अब इन दोनों में लेन देन होता है कुछ 2000 रुपए का। अब ए जो है वो डिजायर करता है बी से टू पे द अमाउंट टू द एज अकाउंट। ए कहता है ठीक है, आपने जो भी हमसे पैसे लेके रखे थे वो आप हमें पे कर दीजिए। ए कहता है बी से कि आप हमें वो पैसे पे कर दीजिए। कहाँ पे? अकाउंट में, हमें अकाउंट में पे करिए विथ सी अ बैंकर। किससे? सी के साथ। सी के साथ, सी जो मेरा जो दोस्त है, मान लेते हैं यहाँ पे कि ए का दोस्त था सी, तो ए कहता है कि आप हमारे अकाउंट में ला करके पे करिए। किसके सहारे से? सी के सहारे से। सी को दे दीजिएगा, सी हमारे अकाउंट में लाकर दे देगा। बी हु आल्सो बैंक्स विथ सी ऑर्डर्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम हिज अकाउंट टू द एस क्रेडिट। अब बी जो है वो तो अच्छे इंटेंशन से सी से कहता है कि ठीक है मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बी ट्रांसफर कर देता है सी को पैसे। सी को पैसे ट्रांसफर कर देता है कि आप, ए ने बोला था कि हमें आपको देना है और आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो हम आपको दे देते हैं पैसे। सी को बी पैसा दे देता है। आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर ए नोज ऑफ द ट्रांसफर सी फेल्स। अब सी जो है वो भाई रहता है बहुत बड़ा वाला फ्रॉड। अब ये फ्रॉड करता है या जो भी करता है उसकी, जिसकी वजह से इसके अकाउंट में पैसे नहीं जा पाते। बी ने पैसे दिए सी को जैसा कि ए ने बोला था, ए ने जैसा बोला था उसी हिसाब से बी ने सी को पैसे दिए। अब सी जो है वो पैसा एक अकाउंट में नहीं डाल पाया। देयर हैज बीन अ गुड पेमेंट बाय बी। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है बी की, यहाँ पे बी के द्वारा गुड पेमेंट माना गया क्योंकि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। जैसे ए ने बोला था, जिस मैनर में ए ने बोला था उसी मैनर में बी ने उस पेमेंट को किया। अब सी फेल हो गया, इसमें यहाँ पे बी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे बी का जो पेमेंट है उसे गुड ही माना जाएगा, उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं मानी जाएगी। तो जो ये सेक्शन 50 यही कह रहा है, जिस मैनर में प्रॉमिसी बोलेगा उसी मैनर में प्रॉमिसर को उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये ड्यूटी है प्रॉमिसर की, उसी मैनर में उसे परफॉर्म किया जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मे बी मेड in any manner or at any time which the promisee prescribed। जो कि promisee बोलेगा उसी मैनर में उसे परफॉर्म करना रहेगा। सेम सेक्शन जो इसका इलस्ट्रेशन बी है वो भी वैसे ही बात कर रहा है। सी कहता है ए ओज बी 2000 रुपीज, बी एक्सेप्ट सम ऑफ एज गुड्स इन रिडक्शन ऑफ द डेट। द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑपरेट्स एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है जैसे कि ए है और बी है,
इन दोनों में 2000 रुपए का लेन देन हुआ। अब बी एक्सेप्ट सम ऑफ एज गुड्स इन रिडक्शन ऑफ डेट। अब बी जो है वो कहता है कि ठीक है भाई, आप हमको पैसे मत दीजिए, आप हमें सामान दे दीजिए उसके बदले में। आप हमें जो 2000 रुपये आपने हमसे लिए थे उसका पैसे मत दीजिए, आप उसके बदले में हमें सामान दे दीजिए। अब इन दोनों के बीच में ये लेन देन हो जाता है, किसका? सामान का। तो द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑपरेट्स एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे जैसा उसने बोला उसी मैनर में उसने पेमेंट दिया। उसने पैसे को नहीं बोला था कि आप हमें पैसा मत दीजिए, आप हमें गुड्स दे दीजिए। तो जिस मैनर में बोला गया, अगर उसी मैनर में पेमेंट किया गया है तो वहाँ पे इसे भी पेमेंट ही माना गया और इसे वैलिड माना जाएगा। ऐसा किया जा सकता है। डी कहता है ए डिजायर्स बी ए डिजायर्स बी हु ओज हिम ₹100 टू सेंड हिम अ नोट ऑफ ₹100 बाय पोस्ट। अब इन्होंने कहा कि हमें पेमेंट कैसे चाहिए? पोस्ट से चाहिए। हमें बाई पोस्ट चाहिए, हमें हाथ वाथ से कुछ लेना देना नहीं है, अब भले ही हमारा घर पड़ोस में है, हमको पोस्ट से ही चाहिए। द डेट इज डिस्चार्ज एज सुन एज बी पुट्स इनटू द पोस्ट अ लेटर कंटेनिंग अ नोट ड्यूली एड्रेस्ड टू ए। अब जैसे कि ए और बी के बीच में लेन देन हुआ। ए और बी के बीच में लेन देन हुआ किसका? 100 रुपए का। अब भाई भले ही ये पड़ोसी हैं, भले ही ये पड़ोसी है, लेकिन बी जो है वो कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हाथ से आप मेरे घर पे लाके नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें पोस्ट करेंगे, ये 100 रुपये हमें पोस्ट से चाहिए। अब ए जिस समय जा करके बी के दिए गए एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस में ये 100 रुपये का नोट डालता है, पोस्ट ऑफिस में बी के दिए गए एड्रेस पर जिस समय ए डाल देता है पोस्ट ऑफिस में ये पोस्ट 100 रुपए का, उसी समय ए जो है वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर दिया, उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज मानी जाएगी। अब भले ही वो पोस्ट बी के पास पहुंचे ना पहुंचे, बीच में कोई भी गलती हो जाए, इसमें ए का कोई लेना देना नहीं है। ए ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की उस तरीके से जिस तरीके से बी ने उसे बोला था, बाई पोस्ट एड्रेस, जैसे उसने कहा था वैसे इसने किया। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ए से कोई मतलब नहीं है, तो ए ने अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म की इन द मैनर जैसे कि बी ने कहा था। तो बस सेक्शन 45 से लेकर के 50 तक यही बात कहता है। सॉरी, सेक्शन 46 से लेकर के 50 तक। अभी तक में हम लोगों ने देखा सेक्शन 46 से लेकर के 50 तक बात कर रहा है टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का टाइम और प्लेस के बारे में हम लोगों ने देखा सेक्शन 46 से लेकर 50 तक कि किस मैनर में उसे परफॉर्म किया जाएगा, किस जगह पर परफॉर्म किया जाएगा, किस टाइम पे परफॉर्म किया जाएगा, और जिस मैनर में कहा गया है उसी मैनर में परफॉर्म किया जाएगा। तो ये 46 से लेकर के 50 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस का परफॉर्मेंस किस तरह से होता है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सेक्शन जो कि आपको टॉपिक समझ में ना आया हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ये केवल 21 रुपीज़ का है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप हमें उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर पर्सनली मुझे मैसेज करके, कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी दोस्तों।